तीनों करिए। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। मिस आपका आवाज आ रहा है, ओके कंटिन्यू ठीक है, कीजिए। चलेगा सर। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारा विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, इसमें जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा 11th चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। इसमें हम लोग स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग स्वाध्याय के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 3, इन दोनों प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो आज की चर्चा हम लोग स्टार्ट करते हैं, और चर्चा करने के बाद आपको अगर कोई शंका या डाउट होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आप लोगों को टोटल 6 प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर लिखने हैं प्रश्न नंबर 1 के। ठीक है, तो ये 6 प्रश्नों में से अभी हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बीच के अंतर प्रतिबिंब के स्वरूप और आधार पर लिखिए। तो पहले प्रश्न में हमको क्या दिया है? हमको 3 प्रकार के दर्पण हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनके बीच में हमको अंतर बताना है, लेकिन अंतर का जो आधार है वो प्रतिबिंब के स्वरूप और आकार पर आधारित हमको इनके बीच का अंतर बताना है। तो पहले आप लोगों का एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ कि दर्पण क्या होता है। जिसके द्वारा दर्पण ऐसा पृष्ठभाग है जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है, उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसमें से जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण किस प्रकार से होता है? समतल दर्पण में एक और पॉलिश की जाती है। ठीक है, जैसे कांच की कोई समतल प्लेट है, उसमें एक और पॉलिश की जाती है। समतल दर्पण आप लोग अपने घर में भी देखते हैं। तो समतल दर्पण में एक साइड एल्युमिनियम या चांदी के धातु का एक पतला लेप लगाया जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है ये भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। इस दर्पण में परावर्तक सतह जो होती है वह अंदर की ओर से उभरा हुआ होता है। तो अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर से उभरा हुआ होता है। और थर्ड है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी एक गोलीय दर्पण होता है, और इसमें जो परावर्तक सतह होगी वह बाहर की ओर से उभरा हुआ होता है। आप लोगों ने अपने लैब में, जो आपके स्कूल में लैब है, उसमें आपने ये तीनों प्रकार के दर्पण देखे होंगे। समतल दर्पण उसमें क्या होता है, एक तरफ से लेप लगा होता है या पॉलिश की होती है। अवतल दर्पण जो होता है वह अंदर की ओर से उभरा हुआ होता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वह बाहर की ओर से उभरा हुआ होता है। ये हम लोगों को इसके बीच में ये अंतर नहीं बताना था, ये आप लोगों को मैं एक रिवीजन के रूप में बता रही हूँ। बाकी अंतर हमको ये बताना है कि इन तीनों के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होता है उसका स्वरूप और आकार कैसा होता है, इसके ऊपर हमको इसका अंतर बताना है। तो हम लोग हमारा अंतर स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार। प्रतिबिंब मतलब परछाई या छाया, जो भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, और जो वस्तु है उसी वस्तु के आकार का बनेगा। ठीक है, अब ये वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए बच्चों, आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
और यदि किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें वह ऐसी प्रतीत होती हैं कि मिल रही हैं, तो इस प्रकार का बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग काल्पनिक होती है। यदि वो प्रकाश की किरणें एक्चुअली मिलती हैं तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। और यदि प्रकाश की किरणें जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि आभासी होता है कि वो मिल रही है, तो ऐसा बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जब समतल दर्पण के सामने हम लोग कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि वह पहली तो वो चीज जो वस्तु है वो हमने कहाँ पे रखी है उस पर डिपेंड करता है, और इसके बहुत सारे वेरिएशन है। तो अवतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु के स्थान के अनुसार प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है, दोनों प्रकार हो सकता है। ये भी किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, इस पर डिपेंड करता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। मतलब जो प्रतिबिंब का आकार है वो तीनों टाइप का हो सकता है। जो वस्तु है उसके बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। बट ये जो चीजें ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है कि हमने वस्तु कहाँ पर रखी है, उसके अनुसार अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा अथवा उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसमें जो स्थिति है वो डिपेंड करती है कि वस्तु कहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट हम लोग उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण से भी जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। समतल दर्पण में भी समतल दर्पण में भी काल्पनिक, सीधा लेकिन वस्तु के आकार के बराबर होता है। यहाँ पर काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों दर्पण में देखे हैं प्रतिबिंब के आधार पर इनके बीच में क्या अंतर है। प्रतिबिंब के आधार पर समतल दर्पण में तो काल्पनिक, सीधा वस्तु के बराबर हो सकता है। अवतल दर्पण में डिपेंड करता है हमने वस्तु कहाँ पे रखी है। और उत्तल दर्पण में यह काल्पनिक, सीधा या ये और वस्तु से छोटा होता है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन अ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आ। अवतल दर्पण के संदर्भ में प्रकाश स्रोत की भिन्न भिन्न स्थिति बताइए। ठीक है। तो हम लोगों को कुछ प्रकाश के स्रोत दिए हैं, तो अवतल दर्पण की स्थिति में हमको उसके अवतल दर्पण के संदर्भ में हम लोगों को उसकी स्थिति बतानी है। मतलब हम लोग को जो ये प्रकाश के स्रोत दिए हैं ये हम लोग कौन सी जगह पर रखेंगे अवतल दर्पण में कि हमको प्रॉपर समांतर रेखाएं समांतर किरणें मिलेंगी। सबसे पहला है टॉर्च। टॉर्च आप लोगों के सबके घर में होता है, मोबाइल में भी होता है। तो टॉर्च में प्रकाश स्रोत को अवतल दर्पण की नाभि पर जब हम लोग रखेंगे तब प्रकाश की समांतर किरणावली ज्योति प्राप्त होगी। ठीक है। तो जब हम लोग टॉर्च को एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं तो हमको उसकी अवतल दर्पण की नाभि पर रखना पड़ेगा, तब उसको प्रकाश की समांतर किरणावली ज्योति प्राप्त होगी। सेकेंड है प्रोजेक्टर लैंप। प्रोजेक्टर लैंप आप लोगों ने देखा होगा, आपके स्कूल वगैरह में होगा प्रोजेक्टर लैंप। तो इससे अगर हमको समांतर किरणावली प्राप्त करना है तो ये प्रकाश स्रोत को हम लोगों को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, तब इसको हम लोगों को प्रकाश की समांतर किरणावली प्राप्त होगी। थर्ड है प्रदीपक या फ्लड लाइट। फ्लड लाइट क्या होता है? आप लोगों ने कभी कोई फंक्शन वगैरह देखा होगा, तो फंक्शन में आप लोगों ने देखा होगा नीचे फोकस करने के लिए एक लाइट होती है।
नीचे अलग अलग प्रकार की नीचे लाइट्स लगाई जाती है जिससे कि वो फोकस होता है जो ऊपर स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसी को फ्लड लाइट बोलते हैं। तो फ्लड लाइट में प्रकाश सूत्र को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से थोड़ा परे रखा जाता है। ऐसा करने पर प्रकाश की प्रखर ज्योति प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन में क्या है, हम लोगों को तीन ये दिए हैं, सूत्र दिए हैं प्रकाश के, और हमको ये बताना है कि कौन सी जगह पे रखेंगे कि जिस जगह पर प्रकाश की हमको प्रखर ज्योति प्राप्त होगी। तो टॉर्च के लिए हमको रखना है दर्पण की नाभि पर, प्रोजेक्टर लैंप को हमको रखना है वक्रता केंद्र पर, और फ्लड लाइट को हम लोगों को रखना है वक्रता केंद्र से थोड़ा परे। ठीक है, इस प्रकार रखने पर हमको प्रकाश की प्रखर ज्योति प्राप्त होगी। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 का। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सौर उपकरणों में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि सौर उपकरणों में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग समझ लो सौर उपकरण क्या होते हैं। ऐसे उपकरण जो सौर ऊर्जा पर निर्भर हो उनको हम लोग कहते हैं सौर उपकरण। जैसा कि सोलार कुकर हो गया, सोलार चार्जर आता है, सोलार कैलकुलेटर आता है, सोलार ड्रायर आता है, और बहुत लोगों ने बिल्डिंग्स में, आप लोगों ने अपने बिल्डिंग के छत पे देखा होगा सोलार पैनल लगा होता है। सोलार पैनल की वजह से आपके घर में गर्म पानी वगैरह आता है। तो ऐसे उपकरण जो सौर ऊर्जा पर निर्भर होते हैं उनको हम लोग सौर उपकरण कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि सौर उपकरण में अवतल दर्पणों का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले सूर्य जैसे प्रकाश स्रोत जो अवतल दर्पण से बहुत दूर होते हैं उनसे आने वाली प्रकाश की आपातिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई इन आपातिक किरणों का ऊष्मीय विकिरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य नाभि पर अभिसरित होता है। तो बच्चों देखो सूर्य जो प्रकाश स्रोत है वो बहुत दूर है, ये अवतल दर्पण से बहुत दूर होता है। तो जब इसकी प्रकाश की किरणें, सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये क्या होती है, ये मुख्य नाभि पे परावर्तित होकर मुख्य नाभि पे अभिसरित होती है। अवतल दर्पण से ये परावर्तित होकर मुख्य नाभि जो होती है उस पर अभिसरित होती है। अभिसरित होती है मतलब इकट्ठा होती है, और इनके अभिसरित होने के कारण या अभिसरण के कारण उस स्थान पर उच्च परिमाण में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए सौर ऊर्जा में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो जो ये अभिसरित होती है उसके मुख्य नाभि पे, जिसके कारण क्या होता है उच्च परिमाण में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से ही हम लोग सौर उपकरणों में अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो भी सूर्य की किरणें आती हैं वह मुख्य अक्ष के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, और उनमें विकिरण ऊर्जा होती है, आप लोगों को पता है, और ये परावर्तित होके क्या होता है मुख्य नाभि पर एक जगह इकट्ठा हो जाती है। एक जगह इकट्ठा हो जाती है ये सारी किरणें, तो जिससे क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए उपकरणों में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वाहनों की बाहर की ओर लगाया गया दर्पण उत्तल दर्पण क्यों होता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन भी है, साथ ही साथ आप लोगों को खुद भी समझ में आ जाएगा कि जो वाहनों के बाहर का जो शीशा होता है, जैसे कि बस हो गया, टैक्सी हो गई, या बाइक वगैरह हो गई, तो उनके बाहर का जो शीशा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये आप लोगों को एक जानकारी भी मिल गई। प्लस क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा था कि उत्तल दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा तथा आकार में वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा था कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। तो जो मोटर चालक होता है उसको अपने पीछे से आने वाले वाहनों को सीधा तथा स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक होता है, इसलिए वाहनों के दाईं और बाईं ओर उत्तल दर्पण लगे होते हैं। क्योंकि जो मोटर चालक है उसको बार बार दोनों जो शीशे होते हैं उसमें देखना पड़ता है कि आजू बाजू से कौन से वाहन आ रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए।
तो इसीलिए जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो सीधा और स्पष्ट रूप से दिखाई होना चाहिए, इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। नेक्स्ट, ये प्रयोग आप लोगों ने बचपन में किया होगा। अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने पर कुछ समय उपरांत कागज जल क्यों जाता है? आप लोगों ने ये बचपन में प्रयोग किया होगा ऐसा। बचपन में क्या अभी भी किया होगा, बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कि सूर्य की किरणों को इकट्ठा एक जगह अवतल दर्पण के उपयोग से, और बाद में हम लोग देखते हैं कि कागज क्या होता है, वो जलने लगता है। तो वो क्यों जलने लगता है, आज हम लोग वो देखेंगे। सूर्य जो है पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली किरणें परस्पर जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और सूर्य प्रकाश में उष्मा का विकिरण भी होती है। अब विकिरण मतलब आप समझ लीजिए कि यह एक ऊर्जा का रूप है जो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, यह भी एक विकिरण, मतलब जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो विकिरण के रूप में होती है, या विकिरण ऊर्जा होती है। तो ये तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो अवतल दर्पण की सहायता से कागज पर सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने पर कागज पर अवतल दर्पण के नाभि पर ये विकिरण एकत्रित होते हैं, उनके परिणाम स्वरूप कुछ समय उपरांत कागज जल जाता है। इसका सेम रीजन जो हम लोगों ने इसके पहले जो सौर उपकरण में देखा था, कि जब वो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जो विकिरण सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण है, तो कुछ समय क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिससे अत्यधिक उष्मा का निर्माण होता है, जिसके कारण वो कागज जो होता है कुछ समय उपरांत जो होता है वह जल जाता है। ये हो गया हम लोगों का 5th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोलीय दर्पण के टूटने के बाद मिलने वाला प्रत्येक टुकड़ा कौन सा होगा, कौन से दर्पण का होगा, उत्तल होगा कि अवतल होगा, ये हम लोगों को क्वेश्चन है। तो जो सामान्यतः पहले गोलीय दर्पण क्या होता है वो समझ लीजिए। गोलीय दर्पण कांच के खोखले भाग से काटा गया एक भाग होता है, उसका आंतरिक या बाहर पृष्ठ भाग चमकीले पदार्थ का विलेपन करके गोलीय दर्पण तैयार किया जाता है। आंतरिक या बाहरी पृष्ठ भाग पर चमकीले पदार्थ का विलेपन करके तैयार किया जाता है। अब ये कौन सा प्रकार का दर्पण होगा, या अवतल होगा कि उत्तल होगा? तो इसका आंसर ये है कि गोलीय दर्पण टूटने के बाद दर्पण का प्रत्येक टुकड़ा जो होगा वो मूल दर्पण के प्रकार का ही होगा। तो मूल दर्पण अगर अवतल है तो गोलीय दर्पण टूटने के बाद भी मिलने वाला प्रत्येक दर्पण अवतल ही होगा। अगर मूल दर्पण उत्तल है तो गोलीय दर्पण टूटने के बाद मिलने वाला प्रत्येक दर्पण उत्तल ही होगा, क्योंकि परावर्तक पृष्ठभाग का जो वक्रता त्रिज्या है इसमें कोई अंतर नहीं पड़ती है। इसीलिए जो मूल दर्पण होगा उसी प्रकार के हमको टुकड़े भी प्राप्त होंगे। तो बच्चों ये हमारे जो 6 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, वो हम लोगों ने आज यहाँ पे डिस्कस किए। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों के लिए स्वच्छ और नामांकित आकृति खींचनी है, लेकिन विभिन्न स्थितियों में। मतलब अलग अलग हमको स्थिति दी है, वस्तु का जो स्थान है वो हम लोग को अलग अलग दिया है। तो अलग अलग स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके लिए हम लोगों को उसके लिए हमको स्वच्छ और नामांकित आकृति की किरणाकृति खींचनी है, और यह डिस्कस भी करना है। सबसे पहला हमको दिया है कि यदि वस्तु जो है अनंत दूरी पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। पहले यहाँ पर जो C है वो वक्रता केंद्र है, F जो है वो मुख्य नाभि है, PF जो है नाभ्यांतर है, PC जो है वह वक्रता त्रिज्या है, AB जो है हमारी वो वस्तु है, और यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये है मुख्य अक्ष, और ये है हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पे ये हमारा अवतल दर्पण है और P इसका ध्रुव है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमको ये है कि वस्तु यदि अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यदि वस्तु अनंत दूरी पे है, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण की मुख्य नाभि पर बनेगा, या वास्तविक
उल्टा तथा आकार में वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर यह आपको वस्तु दिख रही है ए बी। ए बी जो है वो वस्तु है और यह वस्तु जो है वो अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा? तो जो वस्तु अगर अनंत दूरी पे है अवतल दर्पण से, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह अवतल दर्पण की मुख्य नाभि मतलब यहाँ पर एफ पर बनेगा। यह वास्तविक बनेगा उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। इस प्रकार से यह प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ पर एक डॉट है, तो वह प्रतिबिंब बना हुआ, लेकिन ये बहुत ही छोटा बना हुआ। इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बहुत ही छोटा बना हुआ है। और ऐसा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु जो होगी वह अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर होगी, तब ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु अनंत दूरी तथा वक्रता केंद्र के मध्य में होगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये वस्तु दिख रही है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है कि वस्तु जो है अनंत दूरी तथा वक्रता केंद्र के मध्य में होगी, तब हमको प्रतिबिंब कैसा मिलेगा। जो पॉइंट्स है सेम है, सी मतलब वक्रता केंद्र है, एफ मुख्य नाभि है, ये नाभ्यंतर है, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ए बी हमारी वस्तु है। ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। अभी हमको पूछा है कि वस्तु अनंत दूरी तथा वक्रता केंद्र के मध्य है, तो इस स्थिति में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र के मध्य में बनेगा। यहाँ पे आपको मुख्य नाभि एफ दिख रही है और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी दिख रहा है। इन दोनों के मध्य में यह प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ये वस्तु है ए बी और इसका प्रतिबिंब जो बना है वो ए डैश बी डैश बना है। यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में, यह वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा होगा। पहले वाला जो बना था वो बहुत छोटा था और ये बहुत छोटा नहीं होगा, यह छोटा होगा। ठीक है, ये कहाँ पे बनेगा? मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं। थर्ड कंडीशन, यदि हमने वस्तु जो है वह वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यहाँ पे ये हमारा वक्रता केंद्र मतलब ये सी हमारा वक्रता केंद्र है, तो यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है ए बी, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा अवतल दर्पण में। तो जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वह वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ये यहाँ पे ऊपर वस्तु है, नीचे उसका प्रतिबिंब बना है। ऊपर ए बी है, नीचे ए डैश जो बी डैश है, ये उसका प्रतिबिंब बना है। तो यदि वक्रता केंद्र पर हम लोग कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है? वो वक्रता केंद्र पर ही बनने वाला है। वास्तविक और उल्टा और आकार में ये वस्तु के बराबर है। ये दोनों, ऊपर का वस्तु और प्रतिबिंब का वस्तु का आकार, दोनों का आकार क्या है? बराबर है। थर्ड हम लोग देखेंगे, वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य नाभि के मध्य। ठीक है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य नाभि के मध्य में होगी तो कैसा बनेगा? यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि वस्तु ये वक्रता केंद्र है और ये मुख्य नाभि, इसके बीच में अगर वस्तु है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य नाभि के बीच में होगी, इस स्थिति में प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ए डैश बी डैश के हमारा प्रतिबिंब है। यह वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। तो यदि हमने वस्तु मुख्य नाभि और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है यहाँ पर ए बी, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है, यदि वस्तु मुख्य नाभि पर हो, फोकस पे हो, तो फिर इस पे कैसा बनेगा प्रतिबिंब? यहाँ पर एफ पे मुख्य नाभि पर वस्तु रहेगी, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत दूरी पे बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब का नहीं बनाया क्योंकि वो अनंत दूरी पे बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक उल्टा और आकार में बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है,
ये प्रतिबिंब कब बनेगा? जब प्रतिबिंब मुख्य नाभि पर जब वस्तु मुख्य नाभि पर होगी तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि वस्तु जो है ध्रुव तथा मुख्य नाभि के मध्य में हो तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये मुख्य नाभि है और ये पी जो है ये ध्रुव है। इसके बीच में अगर वस्तु है ए बी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो यदि वस्तु मुख्य नाभि और ध्रुव के बीच में है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे साइड बनेगा, और ये प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा है। तो ये हमारा लास्ट कंडीशन था। इसके बाद आज का हमारा क्लास यहाँ खत्म होता है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर, हो गया। हो गया मिस? हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलेगा मिस। आप लीव हो